नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियाँ। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। तोमर सर, वित्तीय अपराधों से निपटने में ईडी की क्या भूमिका रहती है? मैम, ईडी एनफोर्समेंट जैसे प्रवर्तन निर्देशालय इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और इसके विभिन्न ऑफिसेज हिंदुस्तान में जैसे जोनल ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज वगैरह कई जगह पे हैं जी। और उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, विभिन्न श्रेणी के रैंक के ऑफिसर्स कार्य करते हैं। और इनकी वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यूँ तो कई सेंट्रल और स्टेट एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे जिसमें प्रमुख एजेंसी है अपना, जैसे पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, ये आपका सीबीआई का भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। और इसके अलावा जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, एसएफआईओ, जो अपना एमसीए के अंतर्गत कार्य करता है जी। इसके अलावा इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम है, विभिन्न विभाग हैं जो वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सब अपराधों से निपटने में ईडी की एक विशिष्ट भूमिका है, या मैं कहूँ प्रमुख भूमिका है आज के समय में। और ईडी हर तरह के आर्थिक अपराधों की जांच नहीं करता। सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना आवश्यक है कि ईडी किस तरह के आर्थिक अपराधों की जांच करता है। जैसे आर्थिक अपराध तो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उसमें से एक पीएमएलए एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दी हुई है। उस शेड्यूल के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी दी हुई है। जैसे आईपीसी के मर्डर वाला एक अपराध है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जैसे ब्राइब लेना एक अपराध है, या ड्रग ट्रैफिकिंग एक्ट में अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए कोई स्मगलर या कोई पकड़ा जाता है तो वो एक अपराध है। तो इस तरह के विभिन्न, चीटिंग है जैसे, और चीटिंग एक अपराध है, फोर्जरी एक अपराध है आईपीसी में। तो इस तरह के विभिन्न अपराधों की एक सूची, शेड्यूल जो है पीएमएलए एक्ट में दी गई है जी। तो इस तरह का कोई अपराध अगर होता है, इस तरह के अपराध होने से अगर कोई व्यक्ति उस अपराध को करने के बाद कोई आय अर्जित करता है, कोई संपत्ति बनाता है, उससे पैसे बनाता है, तो वो जो संपत्ति बनाई जाती है उसको जैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। तो उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को, उस संपत्ति के बारे में फर्दर किसने उस संपत्ति को हैंडल किया, किसने ट्रांसफर किया और आज की डेट में संपत्ति वो किसके पास है, तो ये सारी जांच जो है ये ईडी के अधिकारी करते हैं। एनफोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इसकी जांच करते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी ऑफेंस की जांच करने का, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पास ही है। धारा 45A जो है वो ये बताती है कि पुलिस ऑफिसर या दूसरे ऑफिसर्स इसकी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस या जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की कहाँ पे है उसका विभिन्न पहलुओं से जांच करने का अधिकार सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को ही दिया गया है। दूसरे विभाग का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये जांच करते हैं और जांच करने में इनके पास कई तरह के जैसे ऑलरेडी पावर्स हैं। जैसे अगर इनको ये लगता है, प्रवर्तन निदेशालय के किसी अधिकारी को लगता है कि किसी सस्पेक्ट ने, किसी संदिग्ध व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो अगर सोचता है कि ये आदमी गिल्टी है, इसने ये अपराध किया है, तो उस आदमी को वो अरेस्ट कर सकता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है इस तरह के अधिकारियों को, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को। और वो संदिग्ध को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत, तो फिर उसकी बेल होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अलग बेल, नॉर्मल बेल के प्रोविजंस होते हैं। उसके अलावा एक ट्विन कंडीशन या दोहरी शर्तों का भी पालन करना पड़ता है। तो दोहरी शर्तें वो इस तरह से होती हैं कि जैसे एक सरकारी वकील को पहले अपोज करने का अधिकार होता है, और अगर सरकारी वकील अपोज करे तो फिर कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट होता है, उसको अपने आप को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई प्राइमा फेसाई ऐसे ग्राउंड्स हैं कि उस आदमी ने ये अपराध नहीं किया है। अपने आप को वो सेटिस्फाई करेगा ऑनरेबल कोर्ट, और ये भी सेटिस्फाई करेगा कि अगर उसको बेल दे दी गई तो बेल के दौरान वो दोबारा ये अपराध नहीं करेगा। तो ये बेल होना जनरली काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के अपराधों में, किसी व्यक्ति को अगर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अगर अरेस्ट कर लें।
इसके अलावा इनको दूसरी तरह की पावर्स भी हैं, जैसे इनको अगर शक है कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम छुपा के रखी है, किसी के यहाँ कुछ इस तरह की संपत्ति रखी हुई है जो इस तरह के शेड्यूल्ड वाले ऑफेंस को करने से अर्जित की है उसने, तो उस आधार पर उस रीजन्स रिकॉर्ड करने के बाद उस प्रेमाइसिस पे, उस स्थान पे उस व्यक्ति की या उस प्रेमाइसिस की सर्च वो लोग कर सकते हैं। और उस स्थान की सर्च करने के बाद, जांच करने के बाद, अगर उनको कोई इस तरह के और एविडेंस मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उनको सीज कर लेते हैं। या वहाँ पे कोई इस तरह की संपत्ति, उस अपराध से अर्जित की हुई कोई संपत्ति मिलती है तो उसको भी वो लोग जब्त कर लेते हैं, उस समय मतलब सीज कर लेते हैं या फ्रीज कर लेते हैं टेम्परेरीली। और उसके बाद ये सर्च करने के अलावा इनको ये दूसरा अधिकार भी और भी हैं, वित्तीय शक्तियाँ इनके पास दूसरी भी हैं। अगर इनको ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह के शेड्यूल्ड ऑफेंस से जो PMLA में दिए गए हैं और उसमें अपराध से अर्जित कोई आय कहीं छुपा के रखी हुई है या कोई ऐसी संपत्ति है जो उसने इस तरह के अपराध से अर्जित आय से बनाई है, तो इस तरह की संपत्तियों को अटैच करने का अधिकार भी इनको प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिया गया है। तो धारा 5 जो है इनकी PMLA की, उसके अंतर्गत ये डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक या इससे ऊपर के अधिकारी इस शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इन शक्तियों का प्रयोग वो दो तरह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी एक FIR के बाद एक ऑलरेडी चार्जशीट कर दी है, जैसे पुलिस ने या CBI ने, इस तरह के अपराध के बारे में जो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है जो PMLA में दिए गए हैं, तो उसके बाद ये कार्रवाई अटैचमेंट की कर सकते हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम को अटैच कर लेते हैं, उस संपत्ति को अटैच कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अभी तक चार्जशीट वगैरह नहीं है और FIR भी नहीं फाइल की हुई है, तो भी उस तरह के केसेस में भी इनको ये असीमित उस तरह के अधिकार दिए गए हैं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को। उनके पास अपनी जानकारी होनी चाहिए, उनके पास अपना मटेरियल कुछ होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो एक अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ, इस आदमी ने ये संपत्ति जो है इस तरह के अपराध से और इस तरह की आय से अर्जित की है, तो उस संपत्ति को वो लोग अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के बाद फिर उसका आगे जो प्रोसीडिंग होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक है, उसमें वो मैटर जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसका कोई प्रॉपर सोर्स है या नहीं है, तो उसको कन्फर्म करते हैं और उसके आगे फर्दर उसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट वगैरह में अपील होती है। तो इस तरह से इनको ये अधिकार काफ़ी दिए गए हैं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।